जाला हमने भाग 1 पढ़ चुके हैं। भाग 1 में हमने पुष्प की संरचना देखी थी, तब पुष्प के नर भाग कौन होते हैं, पुष्प के मादा भाग कौन होते हैं, साथ साथ पुष्प के नर भाग में नर युग्मक का निर्माण कैसे होता है, नर युग्मक मतलब परागकण का निर्माण कैसे होता है, साथ साथ परागकण की संरचना हमने देखी थी। आज हमको इस भाग में परागकण का उपयोग क्या होता है, परागकण का मानव जीवन में उपयोग क्या होता है, साथ ही साथ उसकी हानि लाभ क्या होता है, उसके बाद हम आज मादा युग्मक का निर्माण करेंगे मादा भाग में। ठीक, हम स्टार्ट करते हैं। हमको क्या करना, परागकण का उपयोग क्या करना, परागकण का उपयोग क्या होता है मानव जीवन में, परागकण का उपयोग मानव जीवन में परागकण का उपयोग, यूजेस क्या होते हैं, यूजेस क्या होते हैं मानव जीवन में परागकण का। तो मानव जीवन परागकण का उपयोग बहुत से परागकण के मतलब टैबलेट आने लगे हैं, परागकण के ढेर सारे क्या कहते हैं सिरप आने लगे हैं मार्केट में। तो परागकण का यूज क्या होता है दोस्तों, आपके एनसीईआरटी में एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है कि परागकण जो होते हैं मतलब जैसे एथलीट, मतलब जो कुश्ती करने वाले होते हैं, एथलीट मतलब जो दौड़ने वाले होते हैं, उनको इस तरह परागकण का टेबलेट दिया जाता है। तो उस परागकण के टेबलेट से होता है क्या, उनकी दौड़ क्षमता इंक्रीज होती है, उनके दौड़ने की शक्ति जो होती है वो कैपेसिटी जो होती है उनकी इंक्रीज होती है। और साथ साथ घोड़ों को भी दिया जाता है, जो अवश्यरोही घोड़े होते हैं जो दौड़ करते हैं, उन घोड़ों को भी ये वाला पॉलन ग्रेन वाला टेबलेट दिया जाता है। तो मानव जीवन में इसका उपयोग जो होता है, आप लिख सकते हैं एक शब्द में उसका लिख सकते हैं, मानव जीवन में परागकण का उपयोग जो होता है संपोषण के लिए किया जाता है। संपोषण किसके लिए किया जाता है दोस्तों, संपोषण के लिए, क्योंकि यह जो होता है संपोषण के लिए होता है। अगर इंग्लिश में आप जानते हो तो आप इसका फूड सप्लीमेंट के रूप में किया जाता है, फूड सप्लीमेंट के लिए किया जाता है। ठीक दोस्तों, फूड सप्लीमेंट के लिए इसका यूज किया जाता है, मानव जीवन में परागकण का उपयोग होता है, ये उपयोग होता है। साथ साथ आप अगर देखें मानव जीवन में अगर इसका हानि देखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं मानव जीवन में परागकण का हानि क्या होता है, हानि लिख सकते हैं आप, हानि क्या होता है। तो बहुत से परागकण, वैसे तो परागकण की कोई विशेष के लिए हानि नहीं होती, परागकण के जरिए तो हमको परागण होता है जिससे फल जो होता है ओवरी फ्रूट में बदलती है तो हमको फल मिलता है, क्योंकि निषेचन हो नहीं तो फ्रूट हमको कहाँ मिले। तो लेकिन कुछ पादप है, हमको पता है, आपको पढ़ा जाएगा, कुछ पादप है बिना निषेचन के फल में बदल जाते हैं, लेकिन कुछ ना रेयर केस में पाए जाते हैं, लेकिन बिना निषेचन के तो फल बनेगा नहीं, तो इसके लिए परागण क्रिया होनी आवश्यक है। तो इसलिए परागकण मानव जीवन के लिए अधिकतर लाभदायक होते हैं, लेकिन कुछ हानि भी होते हैं। पार्थेनियम जो होता है एक गाजर घास होते हैं, जो गाजर की तरह घास आई है वो बाहर से आई है, उसका नाम है पार्थेनियम। वो जो होता है पार्थेनियम जो घास होता है दोस्तों, पार्थेनियम घास जो होता है दोस्तों, एक घास कुल के वो है, घास है जो कि उसका अगर आपका उसका परागकण यदि मानव के अंदर किसी माध्यम से, वायु के किसी माध्यम से चला जाए, यदि आप खेत में कार्य कर रहे हैं और उस जगह पर अगर पार्थेनियम घास खिला है, उसका परागकण यदि निखर कर आपकी श्वसन में किसी माध्यम से आपके श्वास में चला जाए तो आपको अस्थमा रोग पैदा कर देता है। आपको अस्थमा रोग, सांस में क्या कहते हैं, आपको श्वसन शोध हो जाएगा, आपको सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, आदि विभिन्न प्रकार की श्वास से संबंधित आपको रोग जो होता है पार्थेनियम घास के परागकण द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, पार्थेनियम घास के से क्या होता है, इससे जो होता है आप लिख सकते हैं अस्थमा रोग होता है, अस्थमा रोग होता है, अस्थमा, आप श्वसनी शोध होती है, श्वसनी शोध होती है, साथ साथ सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस लेने में
परेशानी होती है, परेशानी होती है। ठीक दोस्तों, श्वसनीय शोध मतलब श्वसनीय शोध वह होती है दोस्तों, श्वसनीय शोध मतलब आपको, मतलब आप मान लीजिए आपका ये फेफड़ा है, अब मान लीजिए आपका फेफड़ा है, ये आपका फेफड़ा इधर वाला, ये आपका फेफड़ा इधर वाला। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसे जो ऐसे नली आ रहती है, ऐसे आती है, ऐसे आती है, तो ऐसे छोटी छोटी उथे में बढ़ जाती है हमारे फेफड़े नली, ऐसे ऐसे। तो पार्थेनियम जो आता है, जो आता है पार्थेनियम का परागकण जो होता है, ये ऐसे वेंट्रिकल गुब्बारे में फूला रहता है, ऐसे 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 ऐसे। तो विशेषकर वो आकर यहाँ पर आकर अटक जाता है, यहीं पर आकर इसके सरफेस को कम कर देता है, सरफेस को कम कर देता है। तो आपको सांस लेने में परेशानी होती है, क्योंकि सांस जो होते हैं, वायु जो होती है, वायु ऐसे आकर इसे गुब्बारे द्वारा कोशिकाओं में, यहाँ जो कोशिकाएं होती हैं वो कोशिकाओं द्वारा शोषित की जाती हैं, वायु कोशिकाओं द्वारा शोषित की जाती हैं। तो यहाँ से जब वायु आपकी जाएगी और यहाँ कोशिकाएं, यहाँ की कोशिकाएं ऑक्सीजन कम अवशोषित पाएंगी, तो इसको यहाँ प्रेशर बढ़ेगा, तो वही सांस लेने में परेशानी आती है, यही दिक्कत होती है। श्वसनीय शोध मतलब आपके यहाँ पर, और ये फूल जाएगी आपको। ठीक दोस्तों, तो एक क्या करेगी आपकी कोशिकाएं, एक कोशिका, यहाँ कोशिकाएं जो होती है सतर्क होती है, कोशिकाएं सोचेंगी कि हमारा सरफेस कम हो रहा है, तो मतलब सरफेस बढ़ाने के लिए वो इंक्रीज हो जाती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम सांस कम दे रहे हैं तो शरीर की दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी, तो क्या करते हैं वो अपने सरफेस को इंक्रीज करते हैं, तो ये श्वसनीय शोध हो जाती है। और श्वसनीय शोध में भी ये प्रॉब्लम होती है कि आपको ऑक्सीजन, क्योंकि कोशिकाएं शोध हो गई हैं, फूल गई हैं, तो कोशिकाएं जो होती हैं ऑक्सीजन को मतलब अभिगमन करने में सक्षम नहीं होती हैं, शोध हो जाती हैं। ठीक दोस्तों, यही प्रॉब्लम हो जाती है। हानि जो होती है पार्थेनियम घास से, परागकण का हानि आप लिख लीजिए। पार्थेनियम घास जो होता है वो बाहर से आया हुआ एक परागकण है, जो होता है अस्थमा रोग को, अस्थमा रोग, श्वसनीय शोध, सांस लेने परेशानी जैसे रोग मनुष्य में उत्पन्न करता है। यही अगर आपको आएगा, ऑप्शन दिया रहेगा, क्वेश्चन ऐसे आता है कि पार्थेनियम किस परागकण द्वारा मानव में रोग उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन लिएगा पार्थेनियम घास, तो आप तुरंत उस पर क्लिक कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब परागकण के हमने परागकण का मानव जीवन में यूज क्या होते हैं और डिसयूज क्या होते हैं, हानि क्या होते हैं, हमने स्पष्ट देख लिया। अब हमको पढ़ना है दोस्तों, अब हमको क्या पढ़ना है, अब हमको पढ़ना है कि मादा युग्मक का निर्माण मादा भाग में कैसे होता है। तो हम जानते हैं मादा भाग स्त्री केसर होता है, तो स्त्री केसर में, स्त्री केसर के किस भाग में मादा युग्मक का निर्माण होता है। अब हम चल रहे हैं, स्टार्ट करने, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम स्टार्ट करने चल रहे हैं। पढ़ते रहिए दोस्तों, क्लास 12 आपका इतना विस्तार से चला जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कब हमारा क्लास 12 ख़त्म होगा। क्लास 12 बहुत मज़ेदार, पूरा आपका चैप्टर जितने हैं सभी बहुत इजी हैं, आपको एकदम इजी वे से पढ़ाया जाएगा। आप ऐसे बने रहिए इस चैनल पर, आपको एकदम इजी तरीके से आपको समझाया जाएगा, साथ साथ एकदम इम्पॉर्टेंट आपको एक एक टॉपिक भी आपसे छोड़ी नहीं जाएगी। और आपके किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में अगर आप बैठेंगे, आप यहाँ पढ़ें, आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की बुक को देखें, अगर आपको उस बुक में ना आए तो आप हमसे कमेंट में लिखिए। ठीक दोस्तों, आप इसको पढ़ने के बाद आप नीट की बुक को आप देख लेंगे और सॉल्व करेंगे, तो हर एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक दोस्तों, आपको हर एक लेवल से क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा, एक एक एनसीईआरटी के एक एक टॉपिक को, एक एक अक्षर को आपको पकड़ के बताया जाएगा कि अक्षर एनसीईआरटी में लिखा है तो किस कारण लिखा है। ठीक दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। हमको बनाना है मादा युग्मक का निर्माण। क्या करना है दोस्तों, हमें करना है मादा युग्मक का निर्माण। सॉरी, चलिए पहले हम पोलन ग्रेन को हम करते हैं टाटा बाय बाय। अब हम स्टार्ट करते हैं मादा युग्मक, मादा युग्मक का निर्माण हमें करना है।
मादा युग्मक का निर्माण जिसे कहते हैं मेगा स्पोरोजेंसिस। ठीक दोस्तों, मादा युग्मक मतलब अंड जनन। आपसे पूछ सकते हैं अंड जनन क्या है। अंड जनन होता है, अंड जनन क्या होता है दोस्तों, तो अंड जनन होता है कि मादा युग्मक के मतलब अंड जनन वह होता है, अंड निर्माण की प्रक्रिया को अंड जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंड निर्माण की प्रक्रिया को अंड जनन कहते हैं। ठीक दोस्तों, एक शब्द में आप लिख सकते हैं। नहीं आपको अगर मतलब एकदम सॉलिड लिखना है तो आप लिख सकते हैं अंड मात्र कोशिका से अंड निर्माण की प्रक्रिया को अंड जनन कहते हैं। ठीक दोस्तों, अंड मात्र कोशिका से, ठीक है, अंड मात्र कोशिका से अंड निर्माण की प्रक्रिया को अंड जनन कहते हैं। ठीक दोस्तों, वैसे तो आपको अंड जनन क्वेश्चन में मतलब आपके बोर्ड में तो आया नहीं फिलहाल, आपसे मतलब आपके इसको ऐसे पूछ सकते हैं अंड जनन क्या होता है। मतलब अंड जनन वो होता है, अंड जनन मतलब अंड निर्माण की प्रक्रिया को अंड जनन कहते हैं। आप एकदम सिंपल परिभाषा दे सकते हैं। ठीक दोस्तों, हमको मादा युग्मक निर्माण करना है, तो मादा युग्मक निर्माण हमें कैसे करना है, हमको मादा युग्मक निर्माण मादा भाग में करना होता है। मादा भाग क्या होता है? स्त्री केसर। तो हम देखते हैं स्त्री केसर की एक संरचना। हम जानते हैं कि एक स्त्री केसर की संरचना ऐसे होती है। ठीक है दोस्तों, एक ऐसे होती है। तो हम जानते हैं ए वर्तिकाग्र होता है, जिसे इंग्लिश में स्टिग्मा कहते हैं। स्टिग्मा, आप आशा करता हूँ आपको पुष्प संरचना सभी संरचनाएं आपको स्पष्ट होंगी, आपको पता होगा। स्टिग्मा होता है क्या होता है? ए वर्तिका होता है। ये क्या होता है? वर्तिका, जिसे इंग्लिश में स्टाइल कहते हैं। ये क्या होता है? ओवरी होता है, ओवरी, जिसे हिंदी में अंडाशय कहते हैं। अंडाशय कहते हैं। इन तीनों को मिला क्या कहा जाता है दोस्तों? जायांग कहा जाता है। जायांग, या आप यहाँ पर लिख सकते हैं स्त्री केसर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, स्त्री केसर, ये तीनों क्या होते हैं? मादा भाग होते हैं। क्या होते हैं? इन्हीं को मादा भाग कहा जाता है। ठीक दोस्तों, इन्हीं को मादा भाग कहा जाता है। तो इन्हीं के अंदर हमें बनाना है, क्या बनाना है? हमें बनाना है मादा युग्मक का निर्माण इन्हीं के अंदर होता है। तो इन्हीं के ओवरी के अंदर एक ऐसी संरचनाएं पाई जाती है दोस्तों, ऐसी संरचनाएं पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं? बीजांड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इन्हें बीजांड कहते हैं। इन्हें बीजांड कहते हैं, इंग्लिश में ओव्यूल कहते हैं। ओव्यूल कहते हैं। ठीक दोस्तों, तो मादा युग्मक का निर्माण इन्हें बीजांड के अंदर होगा। तो हम देख लेते हैं, इन्हें बीजांड के अंदर मादा युग्मक का निर्माण होगा। ठीक दोस्तों, आपसे पूछेगा वर्तिकाग्र, आपको पता होगा वर्तिकाग्र जो होता है परागकण, जब परागण क्रिया होती है तो परागकण जो होता है यहीं पर आकर बैठता है, यहीं से पराग नलिका निखार कर यही बीजांड के अंदर बीजांड का मादा युग्मक निर्माण होता है। तो बीजांड के अंदर जाकर प्रवेश करके नर मादा युग्मक मिलकर निषेचन करते हैं। आपको परागण, इसके बाद परागण, जिस टॉपिक परागण ही है आपको बताया जाएगा कैसे निषेचन होता है। तो हम बीजांड के अंदर मादा युग्मक निर्माण होता है। तो सबसे पहले हमारा कर्तव्य बनता है बीजांड की संरचना देख लें। तो बीजांड की संरचना कैसी होती है, उसके अंदर कैसे हमारा मादा युग्मक का निर्माण होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम एक बीजांड की संरचना देखते हैं। ठीक दोस्तों, तो एक बीजांड की संरचना, तो हम इसको बना लें अब साइड में। ठीक दोस्तों, अब इसको हम बना लें एकदम साइड में। इसको बना लेते हैं हम एकदम साइड में। ठीक दोस्तों, तो यहीं पर होती है ऐसी संरचनाएं। जो बीजांड होता है, ये क्या होता है दोस्तों? ये होता है ओव्यूल, मतलब हिंदी में जिसे बीजांड कहा जाता है, बीजांड। तो एक बीजांड को एकदम सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे दोस्तों, सूक्ष्मदर्शी द्वारा आप इसको देखेंगे तो आपको इस तरह दिखाई देगा। कुछ किस तरह दिखाई देगा? इस तरह दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा। एक
ऐसे आपको दिखाई देगा। ऐसे दिखाई देगा दोस्तों, आपको ऐसे दिखाई देगा। ठीक दोस्तों, आपको ऐसे दिखाई देगा। तो एक बीजांड की संरचना ऐसे ही होती है। तो बीजांड के अंदर 2 लेयर होती है बीजांड के। ये जो बाहरी लेयर है, ये वाली 1 मिनट, ये वाली जो लेयर है दोस्तों, ये वाली जिसे कहते हैं बाह्य अध्याचोल, बाह्य अध्याचोल कहते हैं, बाह्य अध्याचोल होता है। ये जो होती है दोस्तों, ये जो होती है अंदर वाली, ये जो होती है अंतः सॉरी दोस्तों, ये चोल नहीं होता, ये आवरण होते हैं। बाह्य अध्यावरण होते हैं, और जो होते हैं अंतः अध्यावरण, बाह्य अध्यावरण और अंतः अध्यावरण होते हैं। ठीक दोस्तों, अंतः अध्यावरण होते हैं। इसे आउटर इंटुगमेंट कहते हैं, इसे इनर इंटुगमेंट कहते हैं इंग्लिश में। ठीक दोस्तों, तो बाह्य अध्यावरण जो होते हैं, जब ये क्या कहते हैं फूड फॉर्मेशन होता है, तो ये बाह्य अध्यावरण बाह्य बीज आवरण का निर्माण करते हैं, अंतः बीज आवरण का निर्माण करता है, आपको बताया जाएगा। ठीक है, और ये जो होता है दोस्तों, यहाँ पर जो यहाँ छिद्र हो रहा है, ये जो होता है बीजांड द्वार होता है। क्या होता है, यहाँ पर जो छिद्र होता है बीजांड द्वार होता है, बीजांड द्वार होता है, जिसे इंग्लिश में माइक्रोपाइल कहते हैं, माइक्रोपाइल, इसे माइक्रोपाइल कहा जाता है। और यहाँ पर ये जो होता है दोस्तों, इसे बीजांड वृंद कहते हैं, बीजांड वृंद कहते हैं, इसे इंग्लिश में बीजांड वृंद कहते हैं। और यहाँ पर ये जो गोल गोल संरचनाएं पाई जाती हैं, इसे कहा जाता है इसे दोस्तों कहा जाता है बीजांड का न्यूसेलस कहा जाता है इंग्लिश में। क्या पाया जाता है, इसे कहा जाता है न्यूसेलस कहा जाता है। ठीक दोस्तों, और यहाँ पर इस वाले ऊपर की दिशा है दोस्तों, ऊपर की दिशा को कहा जाता है चलाजा, निभाग कहा जाता है, इसे कहा जाता है निभाग। क्या कहा जाता है दोस्तों, निभाग कहा जाता है। आपकी मतलब हर एक क्वेश्चन, हर उधम जो होते हैं, मतलब आपके बोर्ड एग्जाम में जो होते हैं, आपको क्वेश्चन आएगा, 100% क्वेश्चन आएगा कि बीजांड की संरचना कैसे होती है। तो आपको ऐसे बनाना है, बीजांड के गोल ऐसे संरचना बनाना है। गोल के बाद आपको एक ऐसे लेकर जाना है, फिर ऊपर के एक ऐसे लेकर जाना है, फिर आपको ऐसे लेकर आना है, फिर एक ऐसे करके, फिर ऐसे करके ले जाना है। हमने कैसे बनाया, आप वीडियो को पीछे करके देख लेना कैसे बनाना है। ठीक है, उसके बाद अंतः अध्यावरण, बाह्य अध्यावरण, अंतः अध्यावरण होता है, नीचे को बीजांड वृंत होता है। यहाँ जो छेद होता है, जहाँ पर बाह्य अध्यावरण तथा अंतः अध्यावरण नहीं पाया जाता, उसे बीजांड द्वार कहते हैं। ऊपर की ओर कुछ जो दिशा होती है उसे निभाग कहते हैं, इंग्लिश में चलाजा कहते हैं, इंग्लिश में चलाजा कहते हैं दोस्तों, चलाजा कहते हैं इंग्लिश में। ठीक दोस्तों, इंग्लिश में चलाजा कहते हैं। तो इसके बीजांड की संरचना होती है, ये परिपक्व बीजांड की संरचना नहीं, परिपक्व बीजांड की संरचना अभी हम बनाएंगे, जब मादा युग्मक बन जाएगा तो परिपक्व बीजांड की संरचना होती है। एक बीजांड की संरचना ऐसे होती है, नॉर्मली अभी परिपक्व नहीं हुआ। तो इसके अंदर दोस्तों एक आधास्थयी कोशिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है, मान लीजिए इसके अंदर एक कोशिका पाई जाती है, इस कोशिका का नाम है आधास्थयी कोशिका। एक कोशिका पाई जाती है, इस कोशिका का नाम है आधास्थयी कोशिका, आधास्तरी कोशिका का नाम है दोस्तों, इसका नाम है आधास्तरी कोशिका। तो आधास्तरी कोशिका में क्या होता है दोस्तों, यह जो होता है बनाती है इसे दोस्तों मादा युग्मक को कहते हैं गुरु बीजाणु
गुरु बीजाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु कहते हैं। तो यह विकसित होकर बनाती है गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। क्या बनाती है दोस्तों? विकसित होकर गुरु बीजाणु मातृ कोशिका बनाते हैं। क्या होती है? हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। हमको दोस्तों इसको मिटाना पड़ेगा नाम, आप देख लीजिएगा। क्या बनाती है दोस्तों? यह विकसित होती है। क्या होती है? विकसित होती है। विकसित होकर बनाती है गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। क्या बनाती है? गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका जो होती है, और एक कोशिका जो होती है दोस्तों 2n होती है। कौन सी होती है? 2n में, मतलब 2n मतलब इसके अंदर अगर गुणसूत्र 46 पाए जाते हैं, मान लीजिए इसके अंदर 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो अभी 46 के 46 हैं। ठीक दोस्तों, अर्धसूत्री विभाजन जब होंगे तो इसके अंदर 23 गुणसूत्र हो जाएंगे। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन होते हैं गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है, तभी 2n है, इसके अंदर पूरे गुणसूत्र हैं। ठीक दोस्तों, तो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में दोस्तों क्या होता है? गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में इसके अंदर जो होता है, इसके अंदर होता है अर्धसूत्री विभाजन। जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा यह 4 कोशिकाएं बनाती हैं। क्या बनाती हैं दोस्तों? 4 कोशिकाएं बनाती हैं। ये ऐसे होता है दोस्तों, ऐसे होता है। आप ऐसे करिएगा, फिर आप ऐसे ऐसे करके ऐसे बना दीजिएगा। ठीक दोस्तों, तो इसमें जो होता है दोस्तों, इसमें होता है समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो हम जानते हैं किसी सेल में, आप यहाँ पर नोट करके लिख लीजिए, चाहे आप यहाँ पर नोट लिख लीजिए, हम हर टाइम बताएं, किसी सेल में यदि अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो एक सेल से 4 सेल का निर्माण होता है। कितने सेल का निर्माण होता है दोस्तों? 4 सेल का। देखिए, एक सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल, मतलब साथ ही होते हैं, चारों साथ ही होते हैं। ठीक दोस्तों, 4 सेल का निर्माण होता है। तो 4 सेल अर्धसूत्री विभाजन हुआ। इसमें क्या हुआ दोस्तों? इसमें हुआ अर्धसूत्री विभाजन। आप यहाँ पर नोट लिख दीजिए, इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा हमको पता है एक कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। किसके कोशिका, कई कोशिकाएं बनती हैं? 4। तो इसमें 4 कोशिकाएं बनी दोस्तों। कितनी कोशिकाएं बनी? 4। लेकिन 4 कोशिकाएं में दोस्तों 3 कोशिकाएं अक्रिय हो गई, इनएक्टिव फॉर्म रही। 3 कोशिकाएं जो होती हैं दोस्तों, 3 कोशिकाएं जो होती हैं इनएक्टिव फॉर्म रही। तो एक कोशिकाएं एक्टिव सक्रिय रही, बाकी 3 कोशिकाएं अक्रिय रही। तो दुर्भाग्य हो गया इसके साथ है। तो इसके साथ है दोस्तों, तो 1 2 3 कोशिकाएं नष्ट हो गई, क्योंकि अक्रिय है, तो उसको रहने पे कोई मतलब है नहीं। इसके अंदर जगह फर्जी, इसके जगह को मतलब एब्जर्व करे रहेगी। तो क्या होता है, जब 3 कोशिकाएं नष्ट हो गई, तो एक कोशिकाएं जब बचती हैं कोशिका, तो उसके अंदर एक मतलब ऑप्शन रहता है कि अब हमारा परिवार अकेला है, तो परिवार अकेला है तो उसको जनसंख्या को बढ़ाना होगा, नहीं तो अकेले बेचारी कैसे रहेगी। तो वह क्या कहती है, वह समसूत्री विभाजन शुरू करने। समसूत्री विभाजन द्वारा एक कोशिकाएं 2 कोशिकाएं बनती हैं, और दोनों कोशिकाएं जो होती हैं मातृ कोशिकाएं के समान होंगी। तो आप ध्यान दीजिए, गुरु बीजाणु मातृ कोशिकाएं जब 2n होती है, जब अर्धसूत्री विभाजन हुआ, तो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा सभी कोशिकाओं में n हो गया। क्या हो गया? n। आपको पता होगा अर्धसूत्री विभाजन द्वारा कोशिकाएं आधी हो जाती, गुणसूत्र आधा हो जाता है। 2n से n हो गया सब में। तो 3 से नष्ट हो गए तो n है। तो इसमें जब अब इसमें समसूत्री विभाजन होगा, क्या होगा दोस्तों? अब इसमें होगा समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। अब इसमें होगा समसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन द्वारा एक कोशिकाएं से 2 कोशिकाएं बनती है। आप यहाँ पर लिख लीजिए, समसूत्री विभाजन द्वारा एक कोशिकाएं से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक दोस्तों, अब देखना हमें समसूत्री, जब इसमें समसूत्री विभाजन निर्माण हुआ, जब इस समसूत्री बना, तो समसूत्री विभाजन से 2 कोशिकाओं का निर्माण की, 2 कोशिकाएं बनाई। ठीक है ना? ठीक, तो 2 कोशिकाओं का निर्माण हुआ समसूत्री विभाजन द्वारा। 2 कोशिकाएं बनी, एक ऊपर। ठीक दोस्तों, फिर इस 2 कोशिकाएं बनी, इसमें फिर पुनः से समसूत्री विभाजन हुआ। दोनों कोशिकाएं में समसूत्री विभाजन फिर हुआ।
समसूत्री विभाजन सेकेंड हुआ। अभी तक फर्स्ट हुआ था, अब समसूत्री विभाजन सेकेंड। यहाँ समसूत्री विभाजन फर्स्ट हुआ था। जब समसूत्री विभाजन सेकेंड हुआ तो ठीक है, जब समसूत्री विभाजन सेकेंड हुआ तो दो कोशिकाएं, दो इससे बनेंगी, दो कोशिकाएं से चार कोशिकाएं बनेंगी। क्योंकि इसमें समसूत्री विभाजन दो कोशिकाएं बनेंगी, इसमें समसूत्री विभाजन दो कोशिकाएं, कोशिकाएं से दो कोशिकाएं बनती है, तो दो दो चार कोशिकाएं हो जाएंगी। तो चार कोशिकाएं हो जाएंगी दोस्तों। तो एक कोशिका, एक दो चार कोशिकाएं हुई। ठीक दोस्तों, अब फिर इसमें समसूत्री विभाजन सेकेंड होगा, समसूत्री विभाजन थर्ड होगा, समसूत्री विभाजन थर्ड होगा। कौन सा होगा दोस्तों? समसूत्री विभाजन थर्ड होगा। समसूत्री चार कोशिकाएं से आठ कोशिका होगा, क्योंकि दो इससे बनेगा, दो इसको चार, दो से चार चार आठ, तो समसूत्री विभाजन आठ कोशिकाओं का निर्माण होगा। देखिए उसको एक बाह्य अध्यावरण, अंतः अध्यावरण है। ये बाह्य अध्यावरण आपको ऐसे इस संरचना को बनाना है। फिर आपको अंतः अध्यावरण ऐसे बना लेना है। फिर अंतः अध्यावरण, ठीक दोस्तों, आपको ऐसे बनाना है। तो यहाँ पर आठ कोशिकाओं का निर्माण। तो आठ कोशिकाएं कैसे अरेंज होती हैं दोस्तों? तीन कोशिकाएं ऊपर निभाग की ओर, ए वाली संरचना क्या होती है? निभाग होती है, चलाजा। यहाँ क्या होता है? निभाग होता है। निभाग इंग्लिश में चलाजा कहा जाते हैं। तीन कोशिकाएं बीजांड द्वार की ओर होती हैं। बीजांड द्वार की ओर जो कोशिकाएं जो होती हैं दोस्तों, यहाँ बीच में जो होती हैं, ये अंड कोशिका होती है। ये अंड कोशिका होती है। ठीक है, ये बीच में जो होती है दोस्तों अंड कोशिकाएं होती हैं। और जो आरी बगल होती हैं ऐसे, ऐसे, वो जो होती हैं सहायक कोशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं दोस्तों? ये जो होती हैं सहायक कोशिकाएं, सहायक कोशिका होती है। ठीक दोस्तों, ये जो होती हैं सहायक कोशिका होती है। अब 3 3 6 8 कोशिका बनी थी। दो कोशिकाएं दोस्तों यहाँ पर होती हैं। यहाँ दो कोशिकाएं मिलकर एक कोशिका बन जाती हैं। दो कोशिकाएं मिलकर एक कोशिका बन जाती हैं। इसे कहते हैं दोस्तों ध्रुवीय केंद्रक। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं ध्रुवीय केंद्रक। ध्रुवीय केंद्रक क्या कहते हैं दोस्तों इसे? इसे कहते हैं ध्रुवीय केंद्रक। इसे कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। ठीक दोस्तों, पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं इसे। तो इसमें कितने एक परिपक्व बीजांड की संरचना यही होती है दोस्तों। अब हमारा अंड युग्मक, हम अंड कोशिका बनाना चाहते थे, हमारा अंड कोशिका बन गया। हमारा मादा युग्मक यही अंड कोशिका रहती है। तो एक बीजांड के अंदर कैसे अंड कोशिका निर्माण होता है, आपने पूरे प्रोसेस को देख लिया। ठीक दोस्तों, हमने देख लिया। और आपको अगर आपसे पूछेगा कि एक परिपक्व बीजांड की संरचना कैसे होती हैं, तो आपको निस्संदेह बता देना है कि आपको दो संरचना, एक बाह्य अध्यावरण बनाना है, फिर अंतः अध्यावरण बनाना है, फिर बाह्य अध्यावरण, अंतः अध्यावरण, फिर मतलब क्या कहते हैं, आपको बनाना है बीजांडकाय। और बीजांडकाय के अंदर तीन कोशिकाएं ऊपर की ओर धर दीजिए, तीन कोशिकाएं निभाग की ओर, तीन कोशिकाएं यहाँ पर बीजांड द्वार की ओर होती हैं, तीन कोशिकाएं जो बीजांड द्वार की ओर होती हैं, और तीन कोशिकाओं में बीच वाली जो कोशिकाएं अंड कोशिका होती है, बीच बगल बगल जो होती है सहायक कोशिकाएं होती हैं। तो सहायक कोशिकाओं सिनर्गिड कोशिकाएं कहते हैं, और सहायक कोशिकाएं क्या होती हैं? अंड कोशिका को मतलब सहायता कहते हैं। और बीच में ध्रुवीय केंद्रक पाया जाता है। तो इसमें क्वेश्चन ये आता है कि एक बीजांड का कितने कोशिकीय और कितने केंद्र की पाया जाता है। तो आप यहाँ पर गिनिए, ये दो कोशिकाएं मिलकर एक कोशिका बन गई, लेकिन केंद्रक तो वही होगा ना, केंद्रक तो संलग्न नहीं हुआ, सिर्फ कोशिकाएं संलग्न हुई हैं। ठीक दोस्तों, तो आप गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि ये दो कोशिकाएं एक कोशिका मिल रही हैं, तो 7 कोशिकीय होता है। और केंद्रक तो नहीं मिला ना, तो केंद्रक दो गिना जाएगा।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 केंद्र की होता है, साथ साथ 7 कोशिकीय होता है, क्योंकि 2 कोशिकाएं मिलकर एक कोशिका बन गई हैं। तो ये देखो 2 कोशिकाएं मिलकर एक डैश 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 संरचना बनी है ना, तो एक कोशिका मिल गई। एक केंद्रक तो संलग्न केंद्रक तो 2 ही उसमें दिखाई देंगे। तो ये एक परिपक्व बीजाणु जो होता है 7 कोशिकीय तथा 8 केंद्र की होता है। आप यहाँ पर लिख लीजिए, नोट करके कहीं लिख लीजिए, आप यहीं पे लिख लीजिए, क्वेश्चन बहुत आ जाता है कि एक परिपक्व बीजांड जो होता है वो 7 कोशिकीय होता है, 7 कोशिकीय होता है तथा 8 केंद्रकी होता है। क्या होता है दोस्तों? 8 केंद्र की होता है। क्वेश्चन ही ऐसे आएगा। बहुत क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में, साथ साथ किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आता है। आप देख लीजिएगा कि क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा रहता है एग्जामिनर कि बीजांडकाय में बताओ, बीजांडकाय में कितने कोशिकीय पाए जाते हैं, कितने केंद्रक पाए जाते हैं, कितने कोशिकीय तथा कितने केंद्र की होता है। ठीक दोस्तों, आपकी संरचना, आपको एक परिपक्व बीजांड की संरचना होगी। आप क्वेश्चन ये भी आएगा, आप मादा गुरु बीजाणु जनन कैसे होता है व्याख्या कीजिए। गुरु बीजाणु मतलब मादा युग्मक का निर्माण कैसे होता है व्याख्या कीजिए। तो आपको यही प्रोसेस पूरा सेम टू सेम करना है। आपको करना है कि गुरु बीजाणु जनन आप ऐसे लिखिएगा, आप लिख दीजिएगा सर गुरु बीजाणु जनन जो होता है वो बीजांड के अंदर बीजांड की संरचना बनाइएगा। एक फिर पहले बीजांड की संरचना जैसे जैसे बनाए हैं आप लिखिएगा। बीजांड के अंदर अधास्तयी कोशिका पाई जाती है, बीजांड अधास्तयी कोशिका के अंदर विकसित हो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनाती है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका सूत्री विभाजन होता है, सूत्री विभाजन से 4 कोशिकाएं बनते हैं। 4 कोशिकाएं जो होती हैं असूत्री विभाजन से कोशिकाएं गुणसूत्र जो आधे हो जाते हैं, तो n होते हैं, जिसमें से 4 कोशिकाएं में से 3 कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, एक कोशिका बचती है। तो एक कोशिका जो बचती है वह समसूत्री विभाजन द्वारा अपनी संख्या को इंक्रीज करती बढ़ाती है। तो समसूत्री विभाजन फर्स्ट और 2 कोशिका बाद, समसूत्री विभाजन जब वो सेकंड करती है तो वह 4 कोशिकाएं बनाती हैं। जब समसूत्री विभाजन तीसरी करती है तो वह 8 कोशिकाएं बनाती हैं। एक 8 कोशिकाओं में जो होते हैं 3 ऊपर निवाहक की ओर चला जाता है, 3 नीचे जो होता है बीजांड द्वार की ओर चला जाता है। बीजांड द्वार की ओर जो बीच में होता है वंड कोश का निर्माण होता है। साथ साथ जो आरी बगल होते हैं सहायक कोश का निर्माण होता है। बीच में ध्रुवीय केंद्रक निर्माण होता है। ध्रुवीय केंद्रक जो कि ध्रुवीय केंद्रक पूछ सकते हैं ध्रुवीय केंद्रक कितने यन होता है, तो इसमें कितने दो यन है ना, तो ये 2 यन होता है, क्योंकि एक केंद्रक इसका, इस केंद्रक इसका 2 यन होता है। पूछ सकता है आपसे ध्रुवीय केंद्रक कैसे होता है, आप बता दीजिएगा सर ध्रुवीय केंद्रक जो होता है 2 यन होता है। ठीक दोस्तों, तो आप देख लीजिए इसका कंप्लीट संरचना यही होती है दोस्तों। आपको ऐसे ही लिखना होता है। ठीक है, आपको इसमें किसी प्रकार की दिक्कत न हो, आप एक दो सिंपल आप इस वीडियो को रिपीट करके देखिएगा। अगर आपको न समझ में आया हो तो आपको स्पष्ट आ जाएगा। आपको बोर्ड में ऐसे लिखना है, आपको जो जैसे जैसे हमने लिखा है आपको उसे विस्तार से आपको का की संबंध कारक आदि कारण लिख कर आपको पढ़ा सकते हैं। आपको बच्चे आजकल एडवांस हैं, किसी पढ़ाने में एडवांस है, आपको पता है तो आप टॉपिक पता है आप लिख डालिएगा, पैराग्राफ है पूरा, आपको पता है कैसे कैसे निर्माण बनना है, यही आपको कॉपी में लिखना है, लिखित करना है। आपको चित्र में दिखाया गया, आप चित्र भी ऐसे दर्शा दीजिएगा, आपको नंबर आपको दिया जाएगा एकदम स्पष्ट रूप से, नंबर आपको कोई काट नहीं सकता। और एक परिपक्व बीजांड की संरचना ये होती है, बीजांड की संरचना। ठीक दोस्तों, बीजांड की संरचना में आपको पता ही है, आपको लिख दें बीजांड की संरचना स्पष्ट, आप एक परिपक्व बीजांड की संरचना बना देते हैं। आपको यही होता है मादा युग्मक निर्माण। मादा युग्मक का निर्माण हो गया दोस्तों। नर युग्मक निर्माण जो होता है, नर युग्मक को माइक्रोस्पोर कहते हैं तथा मादा युग्मक को मेगास्पोर कहते हैं। दोनों का निर्माण हमने कर लिया। अब दोनों का निर्माण करने के बाद अब परागण क्रिया होगी। परागण मतलब नर भाग का मादा युग्मक
नरभाग परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। पॉलिनेशन कहते हैं। परागण पहुंच जाएगा, निषेचन होगा, निषेचन के पश्चात बीजांड कैसे निर्माण होगा, ये सब को पढ़ना। ये एक क्वेश्चन आज हमने निषेचन पूर्व घटनाएं। निषेचन पूर्व घटनाएं क्या होती है? निषेचन पूर्व घटनाएं में नर भाग में नर युग्मक निर्माण होता है, नर मादा भाग में मादा युग्मक का निर्माण होता है। निषेचन पूर्व घटनाएं यही होती हैं। तो आज हमने निषेचन पूर्व घटनाएं पूरी कंप्लीट कर ली है। अब हमको निषेचन घटना देखनी हो, केवल निषेचन पश्य घटनाएं क्या होती हैं। निषेचन पश्य घटनाएं जैसे फल जो होता है, बीजांड जो होता है फल में परिवर्तित हो जाता है। जो आपका बीजांड है, जो बीजांड की संरचना देखिए, बीजांड जो होता है बीज में परिवर्तित हो जाता है। यही सब आपको देखना है। ठीक दोस्तों, आपको आसंग जनन पढ़ना है, साथ ही साथ आपको बहुभूरता पढ़ना, आपको पूरा पढ़ा जाएगा। ठीक दोस्तों, अब हम एक परिपक्व बीजांड की संरचना देख लेते हैं कैसे होता है दोस्तों। एक ऐसे संरचना आप बनाएंगे, साथ साथ आपको बनाना सीख जाइए कैसे बनता है बीजांड की संरचना। ऐसे संरचना बना, ये होता है भ्रूण, क्या होता है दोस्तों, ये होता है न्यूसेलस होता है। क्या होता है? न्यूसेलस होता है। ठीक दोस्तों, न्यूसेलस के आप ऐसे एक ऐसे ले जाइए, ऐसे बीच में छोड़ दीजिए, उसके बाद आप ऐसे ले जाइए, ऐसे ले जाइए दोस्तों। ऐसे ले जाने के बाद आप ऐसे लेकर ऐसे ले जाइए, उसके बाद आप ऐसे ले जाइए। ठीक दोस्तों, तो ये जो होता है बाह्य वाला, ये बाह्य अध्यावरण है, ये बाह्य अध्यावरण है, ये बाह्य अध्यावरण है दोस्तों। साथ साथ ये वाला जो होता है अंतः अध्यावरण है, अंतः अध्यावरण है। या ये जो होता है बीजांड द्वार होता है, बीजांड द्वार होता है। ये जो होता है बीजांड वृंत, जो बीजांड से जुड़ा होता है, बीजांड वृंत होता है। ठीक दोस्तों, और ये होता है ऊपर की ओर निभाग, कुछ निभाग होता है जिसे चलाजा कहा जाता है, CHALAZA, चलाजा। और यहाँ पर एक बीच में कोशिकाएं होती हैं, यह जो अंड कोशिका होती है दोस्तों, अंड कोशिका होती है। एक परिपक्व बीजांड की संरचना होती है, अंड कोशिका होती है। अंड कोशिका बीच में ऐसे दो कोशिकाएं होती हैं। ये दोनों कोशिकाएं जो होती हैं दोस्तों सहायक कोशिकाएं होती हैं, सहायक कोशिकाएं होती हैं। सहायक कोशिकाएं, इन्हें सिनर्गिड कहा जाता है, सिनर्गिड कोशिका। ठीक दोस्तों, ये जो होती हैं सिनर्गिड कोशिकाएं जो होती हैं दोस्तों, ये होती हैं पिरामिडीय आकार। इनके आकार से बड़ा क्वेश्चन आता है, पिरामिडीय आकार, पिरामिडीय आकार की होती हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दो कोशिकाएं मिलकर एक कोशिकाएं बन लेती हैं, ऐसे कोशिकाएं बन जाती हैं। इसे कहते हैं ध्रुवीय केंद्रक, कहते हैं इसे ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं दोस्तों। यहाँ पर तीन कोशिकाएं ऊपर की ओर चली जाती हैं, इन तीनों को प्रतिमुख कोशिकाएं कहे जाते हैं। इन तीनों को मिलाकर प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं, प्रतिमुख कोशिकाएं। ठीक है दोस्तों, एंटीपोडल सेल इंग्लिश में कहते हैं, एंटीपोडल सेल। ठीक दोस्तों, एंटीपोडल सेल कहते हैं। अब एक परिपक्व बीजांड की संरचना ये होती है दोस्तों, ये बीजांड की संरचना आप हेडिंग डाल लीजिए, ये बीजांड की संरचना, एक परिपक्व बीजांड की संरचना है। और क्वेश्चन इसमें यही आएगा कि
एक परिपक्व बीजांड कितने कोष की तरह कितने केंद्र की होता है? तो एक परिपक्व बीजांड जो होता है दोस्तों वो 7 कोष की तथा 8 केंद्र की होता है। कैसे होता है 7 कोष की? क्योंकि हम जानते हैं 8 कोशिका पाई जाती है इसमें, तो 8 कोशिकाएं हम 3 ऊपर 3 नीचे 6 हो गए। लेकिन 2 कोशिकाएं मिलकर एक कोशिकाएं बन गई। देखिए 2 कोशिकाएं हैं, दोनों मिलकर एक लेयर बना देते हैं जो को वो बाहर से एक कोशिकाएं बनाते, एक कोशिका आपको मानी जाएगी। तो 3 3 6 एक 7 हो जाएंगे। लेकिन केंद्रक नहीं मिलेंगे, केंद्रक दोनों अलग है तो केंद्रक गिने जाएंगे। तो 3 इसके 6 6 2 8 केंद्रक, लेकिन कोशिका एक ही गिनी जाएगी। केंद्रक 2 इसमें माने जाएंगे लेकिन कोशिका एक ही मानी जाएगी। तो इसलिए ये जो होती है एक परिपक्व जो होता है, परिपक्व जो होता है बीजांड जो होता है, परिपक्व बीजांड जो होता है दोस्तों वो 7 कोश की होता है, 7 कोशिकी तथा 8 केंद्र की होता है। यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, 8 केंद्र की होता है। यही आपसे मल्टीपल क्वेश्चन में बहुत आएगा, साथ साथ आपको कंपटीशन एग्जाम में बहुत आएगा। और बच्चे इसमें डाउट बहुत आते हैं, स्पष्ट नहीं होती एकदम। हमने आपको एकदम स्पष्ट रूप से प्रदर्शित कर दिया परिपक्व बीजांड की संरचनाएं यही होती हैं। ठीक दोस्तों, आपको यही देखना है आप, और इसमें आपको कहीं पर भटकने की ज़रूरत नहीं है। ये न्यूक्लियस होता है, ठीक है।